टू एवरीवन। सिविल प्रोसीजर कोड की ऑर्डर 41 रूल 31 जो कि मैंडेट करती है कि अपीलेंट कोर्ट जब भी जजमेंट पास करेंगे तो उसमें कुछ कंटेंट होने चाहिए जो कि फुलफिल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 41 रूल 31 मैंडेट दैट जजमेंट शैल बी स्टेट द फॉलोइंग कंटेंट्स। तो फर्स्ट कंटेंट क्या होता है? द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट, सेकेंड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन दोज पॉइंट्स, and third the manner for the decision, the reasons for the decision, and fourth the relief to which the appellant is entitled if the degree appealed from is reversed and varied। तो ये 4 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड मेरा क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वन जो कंटेंट है वो जजमेंट में अपीलेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इस ग्राउंड पे अगर ऑर्डर 41 रूल 31 की रिक्वायरमेंट जो दी हुई है जो कि मैंडेट करती है अपीलेंट कोर्ट को कि उनको जजमेंट में ये सारे पॉइंट्स को स्टेट करना होता है, बताना होता है। तो अगर उन्होंने ओमिशन किया है तो क्या पूरा का पूरा जो अपीलेंट कोर्ट का जजमेंट होगा वो विशिएट हो जाएगा, उसके बारे में बात करूँगी मैं इस वीडियो में। तो इशू मैंने 2 फ्रेम किया हुआ है जो कि इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पे बेस्ड है। तो आप जजमेंट का नेम नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट इशू ये है कि वेदर द ओमिशन टू सेपरेटली फ्रेम इशू फॉर डिटर्मिनेशन बाय द अपीलेंट कोर्ट इन द फर्स्ट अपील इज विशिएट द फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट्स जजमेंट। अगर ओमिशन हुआ है अपीलेंट कोर्ट के द्वारा इशू को फ्रेम करने में फॉर द डिटर्मिनेशंस बाय द अपीलेंट कोर्ट, जैसे कि आपको पता है कि उन्हें इशू बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या डिटरमाइन किया है अपीलेंट कोर्ट को। अगर उन्होंने वो इशू नहीं बताया है तो इस ग्राउंड पे अपीलेंट कोर्ट की जो जजमेंट है वो पूरी की पूरी विशिएट हो जाएगी। या आप इस इशू को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे जो पार्टीज़ ने अपीलेंट कोर्ट के ऑर्डर को इस ग्राउंड पे चैलेंज किया था कि द जजमेंट्स ऑफ अपीलेंट कोर्ट इज लाइबल टू बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट no points for determinations were framed therein as required by order 41 rule 31। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑर्डर 41 रूल 31 में ये मैंडेट किया जाता है, मैंडेट करते हैं कि जब भी आप जजमेंट पास करेंगे तो द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस बाय द कोर्ट इसको बताना होता है। तो पॉइंट्स मीन्स इशू होता है और इसमें बेयर प्रोविजंस में पॉइंट्स दिया हुआ है बट उसका मीन्स इशू ही होता है कि आपको बताना पड़ेगा अपीलेंट कोर्ट को कि आपने कौन से पॉइंट्स कौन से इशू पे अपना डिटरमाइन किया है इस जजमेंट में। सेकंड वन, आपको डिसीजन बताना होता है कि जो आपने इशू फ्रेम किया, पॉइंट फ्रेम किया, उस पर आपने डिसीजन क्या दिया है। तो अगर अपीलेंट कोर्ट ने ऑर्डर 41 रूल 31 की जो मैंडेट प्रोविजंस है उसको यहाँ पे फुलफिल नहीं किया है, क्या नहीं किया है कि अगर उन्होंने डिटरमाइन नहीं किया है कि क्या इशू होना चाहिए तो क्या पूरा का पूरा जजमेंट विशिएट हो जाता है, इसको मैं आपको बताऊँगी। और एक और इस पे इशू फ्रेम किया जा सकता है और जो किया भी गया है इसी जो जजमेंट है 2024 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस 2 जजमेंट को रेफ़र किया और उसी के कंप्लाइंस को उसी में जो बताया गया था जो भी सेटल प्रोविजंस है जिसमें कि रिकॉग्नाइज़ किया गया है। आप जजमेंट का नेम नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरा 29 एंड 30 में जजमेंट दिया हुआ है। ललितेश्वर प्रसाद का एक जजमेंट है और एक है जी अमल। ये जो 2 जजमेंट्स है पैरा 29 एंड 30 में, उसमें बताया गया था कि अगर मेयर द ओमिशन टू फ्रेम द पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशंस, अगर केवल ओमिशन हुआ है कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस को अपीलेंट कोर्ट ने नहीं लिखा है तो पूरा का पूरा जजमेंट विशिएट नहीं होगा। प्रोवाइडेड किस ग्राउंड पे विशिएट नहीं होगा? इफ़ देयर इज सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 41 रूल 31। अगर ऑर्डर 41 रूल 31 का अगर सब्सटेंशियल कंप्लायंस किया गया है ना तो पूरा का पूरा जो जजमेंट होता है अपीलेंट कोर्ट का वो विशिएट नहीं होगा, ऑल्दो उन्होंने इशू नहीं फ्रेम किया हो जो पॉइंट्स पे उन्होंने जजमेंट दिया है। तो इस पे अब आपको ये समझना होगा कि जो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि सब्सटेंशियल कंप्लायंस अगर हो गया है ऑर्डर 41 रूल 31 का, ऑल दो पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस को नहीं लिखा गया है, ओमिशन हो गया अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो पूरी की पूरी जो जजमेंट है वो विशिएट नहीं होगी। तो समझना होगा कि सब्सटेंशियल कंप्लायंस क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि अगर अपीलेंट कोर्ट ने पूरे के पूरे अपीलेंट कोर्ट की जजमेंट को पढ़कर ये देखा जा सकता है कि अपीलेंट कोर्ट ने पूरे के पूरे दोनों पार्टीज़ को सुना है और एग्जामिन किया है
और जो इशू उनको फ्रेम करना चाहिए था, ऑल्दो उन्होंने इशू फ्रेम नहीं किया है, बट उन्हीं सारे इशू को लेते हुए और उन्हीं सारे इशू से रिगार्डिंग एविडेंस को देते हुए उन्होंने अगर जजमेंट पास किया है, तो केवल अगर फॉर्मल ओमिशन हो गया है इशू को फ्रेम नहीं करने में, तो पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो विशिएट नहीं होगा। ये एक इनक्यूरेबल इरेगुलरिटीज़ है जिसको कि हम क्यूरेबल कर सकते हैं। इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इनक्यूरेबल इरेगुलरिटीज़ है जिसे सही नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पैरा 30 में ये पैरा 30 में ये जजमेंट दिया। पैरा 30 भी आप पढ़िएगा जजमेंट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, The apex court did not find any merit in the submission that high court judgment deserved to be set aside. हाई कोर्ट के जजमेंट में कहीं ये देखा नहीं जा सकता है कि वो जो उनका जजमेंट वो पूरी तरीके से सेट असाइड किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है ऑन दी नॉन फ्रेमिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशंस बिटवीन द पार्टीज। अगर केवल उन्होंने पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशंस को फ्रेम नहीं किया है तो इस प्रीलिमिनरी ग्राउंड्स पे पूरा का पूरा अपीलेंट कोर्ट के जजमेंट को हम विशिएट नहीं करेंगे। और पैरा 29-30 में उन्होंने 2 सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट को भी रेफ़र किया जो 2 बेंच की ही जजमेंट है, और अभी भी 2024 में भी जो है वो भी 2 बेंच की ही जजमेंट है। तो अब जब भी अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप केवल ये देखिएगा सब्सटेंशियल कंप्लायंस हुआ है या नहीं। तो सब्सटेंशियल कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, अगर जजमेंट को पढ़कर अपेरेंटली ये देखा जा सकता है कि ऑल्दो वो इशू फ्रेम नहीं किया गया है बट उन्हीं इशू से रिगार्डिंग एविडेंस को लिया गया है और उन एविडेंस को देखते हुए डिसीजन दिया है अपीलेंट कोर्ट ने, तो केवल इस ग्राउंड पे हम पूरे के पूरे जजमेंट को विशिएट नहीं करेंगे और कैंसिल नहीं करेंगे। ऑल्दो कोर्ट ने ये बात बोली थी, पैरा 30 में जो जजमेंट दिया वो उसमें बोला था कि नो डाउट जो अपीलेंट कोर्ट है वो उनको ऑर्डर 41 रूल 31 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, बट अगर पॉसिबल है इंटायर जजमेंट्स को पढ़कर अगर पॉसिबल है कि ये मेकआउट किया जा सके कि देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द सेड रिक्वायरमेंट्स, अगर ये देखा जा सकता है कि वहाँ पे सब्सटेंशियल कंप्लायंस हुआ है ऑर्डर 41 रूल 31 का और उससे जस्टिस जो है वो सफ़र्ड भी नहीं कर रही है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है इसको कंसिडर करने का कि पूरा का पूरा जजमेंट विशिएट नहीं किया जाएगा। और एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोली थी कि वेयर द अपीलेंट कोर्ट डिस्कस द सेम इन डिटेल्स, जो भी डिटेल्स उस पॉइंट्स को अगर फ्रेम करते और उससे रिगार्डिंग वो जो भी एविडेंस लेते और ऐसा करते, तो अगर ऑल्दो उन्होंने इशू को फ्रेम नहीं किया है बट अपीलेंट कोर्ट ने डिस्कस किया है सारे डिटेल्स को और कम टू एनी कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पे आते हैं और फाइंड करते हैं और सपोर्टेड बाई रीजन्स, और रीजनिंग भी देते हैं इवन दो द पॉइंट्स हैज़ नॉट बीन फ्रेम्ड, अगर पॉइंट्स फ्रेम नहीं किया गया है अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि देयर इज सब्सटेंशियल कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 41 रूल 31 एंड द जजमेंट इज़ नॉट इन एनी मैनर, तो जजमेंट को ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो विशिएट हो जाएगा बाय द एब्सेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेशंस, कि जजमेंट में उन्होंने पॉइंट्स ऑफ द डिटर्मिनेशंस को नहीं लिखा है और उसका एब्सेंस है, बट उन्होंने सब्सटेंशियल कंप्लायंस किया। और सब्सटेंशियल कंप्लायंस को हम कैसे देख सकते हैं कि अपीलेंट कोर्ट ने डिस्कस किया सेम इन डिटेल्स की जो भी डिटेल्स होना चाहिए था और कम टू एनी कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पे आते हैं और फाइंड करते हैं और सपोर्टेड बाय द रीजन्स, और सपोर्ट देते हैं उस रीजनिंग की, अगर वो इशू फ्रेम करते और जो रीजनिंग देते तो उस पॉइंट्स को फ्रेम ना करते हुए भी अगर उन्हें फ्रेम नहीं किया बट सारे रीजन्स दिए इशू पे, तो ऐसा माना जाएगा कि अपीलेंट कोर्ट ने सब्सटेंशियल कंप्लायंस किया ऑर्डर 41 रूल 31 का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि मान जाइए कि इशू फ्रेम करना चाहिए था कि वेदर द सच पार्टी हैज़ राइट ओवर द सच प्रॉपर्टी और नॉट, अगर ऐसा आता है कि हाँ इस पार्टी का इस प्रॉपर्टी पे राइट है कि नहीं, प्रीएम्पशन का राइट है या नहीं, या एंट्री का राइट है या नहीं, मतलब री एंट्री का, अगर ये सारे इशू फ्रेम करने चाहिए थे बट इशू फ्रेम ना करके उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया, इशू फ्रेम नहीं किया बट उन्होंने प्रीएम्पशन से रिलेटेड बताया कि इस पार्टी का यहाँ पर एंट्री का ये ग्राउंड होना चाहिए और
या कोई भी ऐसा उसके बारे में वो एविडेंस को लेते हैं और अगर पोजीशन दूसरे पार्टी को उस लैंड पे देते हैं और उससे रिगार्डिंग सारे रीजनिंग देते हैं और एविडेंस को लेते हैं और ऑल दोस वो इशू को फ्रेम नहीं करते हैं, तो इस ग्राउंड पे हम पूरी की पूरी अपीलेट कोर्ट की जजमेंट को विशिएट नहीं करेंगे। ये एक केवल फॉर्मल ओमिशन हुआ है अपीलेट कोर्ट के द्वारा, जिसे क्यूरेबल किया जा सकता है। इसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इनक्यूरेबल इरेगुलरिटीज़ है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू एक न्यू पॉइंट आपको पता चला हो। और हाँ, इसके साथ मैं आपको एक और बात बोलूँगी कि अपीलेट कोर्ट की तो मैंने आपको फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की बताई कि ये उनको करना होता है जब अपने जजमेंट्स में वो पास करते हैं, तो ये कंटेंट्स होना चाहिए। तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो सेक्शन है जिसमें हम अपील पे जाते हैं वो है सेक्शन 96। तो 96 को भी आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 96 में 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, सॉरी 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिस ग्राउंड पे आप अपीलेट कोर्ट फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास अपील में जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट आप जा सकते हैं जिसमें कि किसी कोर्ट ने अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया है और ओरिजिनल एक्स पार्टी अगर डिग्री हुआ है जहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा विदाउट हियरिंग हिम, मतलब डिफेंडेंट को सुना नहीं गया है और तब डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास किया गया, तो इस ग्राउंड पे भी आप फर्स्ट अपील पे आ जा सकते हैं उस डिग्री के अगेंस्ट। 2 ये हो गया पॉइंट। तीसरा ये हो गया कि पेटी सूट्स हैं जो कि कॉग्निजेबल किसके द्वारा लिए जाते हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस की कॉग्निजेबल कौन लेता है, स्मॉल कॉजेज एक्ट लेते हैं जिसकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 10,000। तो अगर उससे रिगार्डिंग है मैटर तो उसके भी आप अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा डिग्री है जो कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट के द्वारा पीटी ऑफेंसेस में ऑल दो सब्जेक्ट मैटर जो है वो लेस देन 10,000 है, फिर भी आप उस अपील के अगेंस्ट जा सकते हैं अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की जाती है वहाँ पे। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं। तो सेक्शन 96 भी आप एक बार देख सकते हैं कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास कब अपील पे जाया जाता है। और ये तो मैंने आपको बताया कि जब अपील पे जाया जाता है और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जब अपनी डिग्री देती है तो उसको अपने जजमेंट में जब अपीलेट कोर्ट जजमेंट देती है तो उसके अपने कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट में क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं वो पहले वो डिटरमाइन करेगी, मतलब पॉइंट्स और इशू सेम हुआ तो इशू बोलिए या पॉइंट्स बोलिए, उससे पहले अपीलेट को डिटरमाइन करेगी और उसके बाद उन पॉइंट्स पे अपना डिसीजन बताएंगी कि क्या डिसीजन उन्होंने लिया है। फिर रीजंस बताएंगे उस डिसीजन पे कि क्या उनकी रीजनिंग रही है, वही जो लीगल प्रोविजंस बताएंगे, जजमेंट्स का रेफरेंस देंगे। फिर 4th पॉइंट में क्या कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट में होना चाहिए। अगर अपीलेंट जिस अपील पे गया है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास, तो ये अपीलेट कोर्ट वहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने रिलीफ क्या दिया है अपीलेंट को, जिससे डिग्री के अगेंस्ट वो अपील पे गया था तो उसको क्या रिलीफ दिया है अपीलेंट कोर्ट ने, क्या उन्होंने डिग्री को वेरी कर दिया है, ट्रायल कोर्ट का उसको वेरी कर दिया है या उसको रिवर्स कर दिया है। तो ये भी पॉइंट्स बताने पड़ते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने जो पॉइंट समझाने का ट्राई किया हो वो आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी आपको इस पॉइंट से रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।